हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है और कितने क्लास फाइलम्स के बारे में आपको पढ़ना है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सीलोम के आधार पे जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 तरीके से किया गया है। एक तो होते हैं सीलोम का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये जानना था कि सीलोम का मतलब होता है मेसोडर्म लाइंड बाय कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, यानी कि आहार नाल और जो बॉडी वॉल होती है उसके बीच की जो कैविटी होती है वो क्या कहलाती है, वही आपका सीलोम कहलाती है, जिसको आप गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। तो उसके आधार पे जो जंतु है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, प्रगुहा की कैटेगरी में। एक तो वो होता है बच्चों जिसको आप सीलोमेट्स कहते हैं। एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी वो क्या कहलाते हैं? सीलोमेट्स कहलाते हैं। उसके बाद जो आपकी कूट गुहिक होते हैं वो सीडोसीलोमेट्स कहलाते हैं, जिनकी बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है। और जो अगुहीय प्राणी होते हैं वो आपके एसीलोमेट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें एनिमल्स विदाउट सीलोम होता है। वो आपका एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोगों को खंडी भवन सेगमेंटेशन के बारे में जानना है। सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे कि ये मैंने आपको कल बता दिया था कि एसीलोमेट्स का किस तरीके से होता है, सीडोसीलोमेट्स कैसे होते हैं और सीलोमेट्स कैसे होते हैं। इसका डायग्राम आपकी बुक में भी दिया गया है। उसके बाद बच्चों सेगमेंटेशन की बात करेंगे हम। सेगमेंटेशन में क्या होता है, इन सम एनिमल्स body is externally and internally divided into segments with certain organs repeated serially। देखो, आपने हमेशा ही वो देखा होगा, केचुआ, अर्थवर्म देखा होगा। तो अर्थवर्म को जब देखते हैं तो आपको क्या लगता है? एकदम पूरा बॉडी एक ही ट्यूब के जैसा है या उसमें कुछ सेगमेंट्स हैं, वो सेगमेंटेड बॉडी है ना। तो अगर नहीं देखा है जिन बच्चों ने, वो ध्यान से देख सकते हैं। कभी भी आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अर्थवर्म की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि खंडों में बटी हुई होती है, खंडीकरण होता है उसमें, खंडी भवन कहते हैं इसको। इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सर्टेन ऑर्गन्स रिपीटेड सीरियली। कुछ ऑर्गन्स हैं जो रिपीट करते हैं सीरियल वाइज। तो जैसे एक्सटर्नली और इंटरनली छोटे छोटे भागों में वो डिवाइड होती है, जिसमें कुछ ऑर्गन्स का क्या होता है, सीरियल पे रिपीटिशन होता है, और इसी को क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। तो अर्थवर्म में इस तरीके का सेगमेंटेशन होता है। तो अर्थवर्म में इस तरीके का जो सेगमेंटेशन होता है उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, या इसी फेनोमेनन को फेनोमेनन ऑफ मेटामेरिज्म कहते हैं। इसी फेनोमेनन को मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इस फेनोमेनन को? जब कोई भी ऑर्गन रिपीट करता है सीरियल वाइज, सीरियली रेपिटेशन होता रहता है किसी ऑर्गन का, तो उसको क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। अब इस शब्द को आप याद कर लेंगे, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, द फेनोमेनन ऑफ डिवीजन ऑफ बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इनटू मेटामेरिक सेगमेंट्स इज नोन एज मेटामेरिज्म। इसको क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। और मेटामेरिज्म को आप हिंदी में क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म को आप हिंदी में कहते हैं विखंडावस्था। क्या कहते हैं? विखंडावस्था कहते हैं, है ना। और ये जो रिपीट होने की प्रोसेस होती है उसको आप खंडी भवन कहते हैं, और इसको मेटामेरिज्म को आप विखंडावस्था कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड की कोशिश करें कि जो टर्म्स हैं उनको इंग्लिश भाषा में ही आप समझ लें, उसी में याद कर लें, ताकि आपके लिए आगे इजी रहेगा, है ना। नोटोकॉर्ड क्या होता है? इट इज अ मेसोडर्म डिवाइड रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड डॉर्सली इन सम एनिमल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो आपका
कह सकते हैं कि इसको अब जैसे हिंदी में बताऊंगी तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि शलाका रूपी पृष्ठ ऋज्जु जो है मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है और भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पे ये पृष्ठ सतह में बनती होती है, तो है ना। पृष्ठ रज्जु युक्त जो प्राणी है उसको क्या कहते हैं, रज्जुकी या कॉर्डेट कहते हैं। तो आप कॉर्डेट, एक शब्द बोला मैंने, कॉर्डेट से आपको समझ में आ गया होगा, पर जब आप मैं रज्जुकी बोलूंगी तो शायद आपको समझ में ना अच्छे से ना आए, इसलिए कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स इस तरह से ही आप पढ़ें तो वो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। इट इज अ मेसोडर्म डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड की जैसी एक संरचना होती है, विच इज फॉर्म्ड डॉर्सली इन सम एनिमल्स, जो डॉर्सल साइड में वो फॉर्म होती रहती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किस समय पे, जब भ्रूण परिवर्धन का समय होता है उस समय पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही ये बनती है और चलती है। तो ये मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है, ये रॉड लाइक संरचना होती है जो कुछ एनिमल्स के डॉर्सल साइड में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनती है। और जिन एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है ना। तो क्लासिफिकेशन आपका बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड के आधार पे क्लासिफिकेशन जो है, नोटोकॉर्ड के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है ना। कॉर्डेट्स किसमें, जिसमें प्रेजेंट होती हैं, और नॉन कॉर्डेट्स उनको कहते हैं जिसमें ये नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होती है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसका एग्जाम्पल है नॉन कॉर्डेट्स का पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है ना। किंगडम्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सीलोम, और उसके बाद फाइलम। किस तरह से एनिमेलिया किंगडम को बांटा गया है वो आपको देखना है, वो आप देख रहे हैं, है ना। तो इसमें बच्चों देखिए आपका किंगडम एनिमेलिया जो है, किंगडम एनिमेलिया जो है, अब एनिमेलिया कैसा होता है, बहुकोशिकीय प्राणी होता है ना। तो संगठन का जो स्तर आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल, वो क्या है, आपका कोशिकीय स्तर है, और ये टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है। तो ये क्या है आपका ऊतक, अंग और अंग तंत्र, ये सिस्टम है। सेलुलर लेवल पे एनिमेलिया में एक ही कैटेगरी आती है, वो है आपका संघ पोरीफेरा, जिसमें आप स्पॉन्जेस की स्टडी करेंगे। संघ पोरीफेरा इसकी कैटेगरी है। और उसके बाद फिर सिमेट्री के आधार पे दो तरीके की सिमेट्री होती है, एक होता है रेडियल सिमेट्री और दूसरा होता है बाइलेटरल सिमेट्री। इसको आप नोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको। तो जो रेडियल सिमेट्री होती है वो आपकी पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा जिसका दूसरा नाम ही निडेरिया है, इसमें सी साइलेंट, तो निडेरिया है, और टीनोफोरा, दो इसमें हो गई आर्य समिति जिसमें पाई जाती है सिलेंट्रेटा, निडेरिया और टीनोफोरा। तो आप इसको निडेरिया बोल सकते हैं या सिलेंट्रेटा बोल सकते हैं और टीनोफोरा बोल सकते हैं। उसके बाद जो बायलैटरल सिमेट्री के साथ, द्विपार्श्व सम्मिति के साथ तीन तरीके के पाए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। एसीलोमेट्स यानी कि अगुहीय, बिना गुहा का बॉडी कैविटी जिसमें पाया जाता होगा, उसका एग्जाम्पल है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। सीरोसिलोमेट जिसमें पाए जाते होंगे विद फॉल्स सिलोम या कूट गुहीय, जिसमें कूट गुहा पाई जाती होगी, वो है एस्केल्मिन्थीज। एस्केल्मिन्थीज है आपका दूसरा, और इसको नोट करेंगे बच्चों विद ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम के साथ सीलोमेट्स जो पाए जाते हैं, सत्य गुहायुक्त जो गुहीय पाए जाते हैं। तो ये मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण है ना। इसमें आपका पाया जाता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जो बारिश में घोंघा वोंघा आप देखने को पाते हैं वो मोलस्का की कैटेगरी में आता है। जो कॉकरोच आप देखते हैं वो आपका आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आता है। जो एनिलिडा आप देखते हैं, अर्थवर्म वगैरह, आपका एनिलिडा की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है आपका इकाइनोडर्मेटा,
और आपका हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब क्या है? आधा कुछ। अर्ध रज्जुकी को हेमिकॉर्डेटा कहते हैं और कॉर्डेटा को आप कहते हैं रज्जुकी। कॉर्डेटा को आप क्या कहते हैं? रज्जुकी। यह है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को आप क्या कहते हैं? रज्जुकी कहते हैं। तो प्राणियों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया गया है। अब इसको समझने के लिए आपको पहले, जब आप एक एक करके संगठन के स्तर के आधार पे, समिति के आधार पे, सीलोम के आधार पे, पहले ये जानेंगे किन किन के आधार पर आप इसको समझ रहे हैं। देखिए ऊपर आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले आपको देखना है किंगडम। किंगडम क्या है? किंगडम है आपका एनिमेलिया। उसके बाद क्या देख रहे हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आप देखेंगे कि सेलुलर लेवल है या टिश्यू ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम का लेवल है, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे उसमें सम्मिति कैसी पाई जा रही है, सिमेट्री कैसी पाई जा रही है। तो सिमेट्री से आप समझ आ जाएगा आपको कि जो है आप किस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, सिमेट्री उसमें कैसी पाई जा रही है। तो सिमेट्री के आधार पर भी कैटेगराइज किया गया है जंतुओं को, है ना, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका प्रगुहा की कैटेगरी है, उसके बारे में बॉडी कैविटी उसमें कैसी पाई जा रही है, या बॉडी कैविटी को ही हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। बॉडी कैविटी को ही हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। तो सीलोम के बारे में जानेंगे और उसके बाद आता है फिर नंबर फाइलम का। उसके बाद फिर फाइलम का नंबर आता है। तो उसके बाद फिर हम जानेंगे फाइलम, जिसको आप क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। फाइलम को ही हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। तो कुछ इस चैप्टर में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए जाएंगे और एनिमल किंगडम में कितने फाइलम्स को कैटेगराइज किया गया है और उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उसके बारे में आपको जानना है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नॉर्मल है और क्या है, उसमें केवल एनिमल किंगडम के लिए जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन। जैसे आपका लास्ट चैप्टर में प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसी तरह से इसमें आपको एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, तो जो आपके कुछ मूलभूत लक्षण हैं, जैसे आपका संगठन का स्तर, जैसे आपकी सिमेट्री, सम्मिति, जैसे आपका कोशिका संगठन, या आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी गुहा कैसी है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है या कूट गुहा है, उसमें सेगमेंटेशन कैसा है, खंडी भवन, या उसके बाद फिर नोटोकॉर्ड की बात करेंगे, पृष्ठ रज्जु की बात करेंगे। तो ये सारे जो है ये एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का क्या है बच्चों? ये वर्गीकरण का आधार है। और इन लक्षणों के अलावा कुछ लक्षण और भी हैं ऐसे जो संघ या फाइलम या वर्ग के स्पेसिफिक लक्षण हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो फाइलम और वर्ग के स्पेसिफिक लक्षण हैं। जैसे जब हम अलग अलग फाइलम की बात करेंगे तब हम उनके स्पेसिफिक लक्षणों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। जब हम फाइलम के बारे में अलग अलग बात करेंगे तब हम उनके स्पेसिफिक लक्षणों के बारे में भी बात करेंगे। तो हम इन जो मौलिक लक्षणों के आधार पे वर्णन कर रहे हैं बच्चों, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। किंगडम एनिमेलिया में 2 सेलुलर लेवल पाया जाता है। किंगडम एनिमेलिया में 2 सेलुलर लेवल पाया जाता है। वो है आपका टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और आपका सिमेट्री के आधार पे रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में 2 तरीके के आपका फाइलम आ गया, निडेरिया और टीनोफोरा, और निडेरिया को ही आप सिलेंट्रेटा कहते हैं, अब वो निडेरिया कहा जाता है। ठीक है, और निडेरिया और सिलेंट्रेटा बोथ आर सेम। और उसके बाद विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स कहलाते हैं, जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें आप फीता कृमि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सीडोसिलोमेट के बारे में पढ़ेंगे, जो एस्केल्मिन्थीज, जिसमें फाल्स सीलोम पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि जो बायो है,
बायो सब्जेक्ट ऐसा है बच्चों कि उसमें आप बहुत छोटे से पढ़ना शुरू करते हैं और छोटे से पढ़ते पढ़ते डीप डीप उस, अगर किसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें डीप आपको अंदर जाना होता है। बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में जानते चलते हैं। और जब आप उसकी किसी संरचना के बारे में, कार्यविधि के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी आपको डीप डीप जाना होता है। जैसे छोटी क्लासेस में आपने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो आपने उसको बहुत सरल भाषा में समझ लिया था, है ना, लेकिन तब आपको वो सरल भाषा भी कठिन लगती थी। तो इसलिए जब आप अपने लेवल पे आए हैं 11th 12th में, तो तब उसमें भी आपको उसके अंदर कौन सा चक्र होता है, क्योंकि अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, मेडिकल फील्ड बहुत आगे जा चुकी है। तो जो भी शरीर में क्रियाविधि हो रही है, अनेक जीव जंतुओं के शरीर में जो क्रियाविधि हो रही है, वो सारा रिसर्च का भाग है। सब पर प्रयोग हो रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रही है मेडिकल फील्ड। तो इसलिए ये सारी चीजें हम आज पढ़ पा रहे हैं। पहले ये सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं थी, ये सारा ज्ञान अवेलेबल ही नहीं था, तो आप कैसे पढ़ते। अब जब ये सारा प्रयोग के द्वारा आपको मिल रहा है तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को थाली में परोसा हुआ खाना मिला है, खाली उसको हमें खाना है। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने ये सारी चीजें पता लगाई, जिन्होंने इस पर मेहनत करी, तो कठिन समय तो वही था। आज का समय तो एडवांस है, सारी चीजें इजीली हम लोगों को अवेलेबल हैं और पता भी चल जाती है ना। तो इसको क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज ऐसे ही कॉलम बना के लिख लेना है, उसको याद कर लेना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फाइलम पोरीफेरा के बारे में आप सबसे पहले जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे आप, फाइलम पोरीफेरा के बारे में, संघ पोरीफेरा, इसके बारे में आप जानेंगे। क्या है इसमें, आपका मेंबर्स कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस आर जनरली मेरीन। कैसे होते हैं इस फाइलम के मेंबर्स को आप क्या कहते हैं, ज्यादातर स्पॉन्जेस कहते हैं, यानी कि स्पॉन्ज के नाम से आप जानते हैं। और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको आप कॉमनली स्पॉन्ज ही कह लेते हैं। स्पॉन्ज भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। इस फाइलम के मेंबर्स को आप स्पॉन्जेस कहते हैं। ये जनरली मैरीन होते हैं और मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, ये मैरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। दे आर प्रिमिटिव, मल्टीसेलुलर, एसिमेट्रिकल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब अभी हम क्लासिफिकेशन का आधार देख रहे थे तो हमने देखा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही फाइलम आया था और वो था पोरीफेरा। ठीक है, मेंबर्स कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस आर जनरली मैरीन। कैसे होते हैं ये, जनरली मैरीन होते हैं। दे हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। इनके अंदर क्या होता है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये ज्यादातर लवणीय होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और बहुत प्रिमिटिव टाइप के ये प्राणी हैं। मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन ये बहुत प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर प्राणी हैं या आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं, जिनका जो शरीर का संगठन है वो कोशिकीय स्तर का है, सेलुलर लेवल का है। और इन स्पंजों में जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, तो ये इसमें जो जल है, पानी है, ये सूक्ष्म रंध्र जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया द्वारा शरीर की जो सेंट्रल स्पंज गुहा है, स्पंजोसील में ये एंटर करता है और उसके बाद ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है ना। तो जल परिवहन का ये रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। अब इसको कैनाल सिस्टम को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये है आपका कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम को आप ऐसे, कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम में वाटर एंटर्स थ्रू टाइनी पोर्स। पहला, वाटर एंटर्स थ्रू टाइनी पोर्स। उस पोर्स को क्या कहते हैं बच्चों, उसका नाम है ऑस्टिया, यानी वाटर ऑस्टिया के रास्ते से अंदर घुसता है इनटू अ सेंट्रल बॉडी कैविटी। उस सेंट्रल बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं।
सेंट्रल बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो लर्न करेंगे कि ऑस्टिया से वाटर जाता है स्पॉन्जोसील में। कहाँ जाता है? स्पॉन्जोसील में, और उसके बाद ऑस्क्यूलम के रास्ते से बाहर निकल जाता है, गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम उस रास्ते का नाम है जिससे वाटर बाहर निकलता है, या ये कह सकते हैं कि वो उसका एक्सक्रीशन का पार्ट है ऑस्क्यूलम के रास्ते। तो ऑस्टिया आपका वाटर एंटर्स थ्रू टाइनी पोर्स, वो ऑस्टिया के रास्ते से घुसता है और ऑस्क्यूलम के रास्ते से बाहर निकलता है, और स्पॉन्जोसील बीच में जो सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है वो आपका स्पॉन्जोसील कहलाती है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। कैनाल सिस्टम इज हेल्पफुल इन गैदरिंग फूड। कैनाल सिस्टम is helpful in gathering food, exchange of respiratory gases and excretion of waste। जो आपका कैनाल सिस्टम होता है स्पॉन्जेस का, ये आपका फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने में और वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्पफुल होता है। द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल्स आर लाइंड बाय कॉलर सेल्स। जो स्पॉन्जोसील और कैनाल है वो किसके द्वारा लाइंड होती है? वो कॉलर सेल्स के द्वारा लाइंड होती है। तो ये कॉलर सेल्स को आप क्या कहते हैं? कॉलर सेल्स को आप कोएनोसाइट्स कहते हैं। कॉलर सेल्स को ही आप क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स कहते हैं। या ये कॉलर कोशिकाएं जो हैं वो स्पंज गुहा और नाल तंत्र को स्तरित करने का काम करती हैं, लाइंड करने का काम करती हैं। और कोशिकाओं में इसमें अंतरा कोशिकीय पाचन होता है। इसमें डाइजेशन कैसा होता है? वो इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेशन इसमें कैसा होता है? वो इंट्रासेलुलर होता है। तो स्केलेटल सिस्टम इसमें कहता है, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन कंसिस्ट्स ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? स्केलेटन कंसिस्ट्स ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। जो आपका कंकाल है वो शरीर को क्या करता है? आधार प्रदान करता है ना। तो कंटिकाओं और स्पंजिन तंतुओं का ये बना होता है। और स्पंज प्राणी में जो नर और मादा होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो अलग अलग नहीं होते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन इसमें किस तरीके से होता है? जब वो अलग अलग नहीं होते हैं तो रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल तरीके से होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी अगर टूट करके ये दो भाग में बट जाएं तो ये अपना नया दूसरा जीव बन जाता है। और उसके अलावा गेमीट फॉर्मेशन के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है ना। तो ये कैसे हैं? ये उभय लिंगाश्रयी हैं। ये कैसे हैं? ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं। इसमें अंडे और शुक्राणु ये दोनों एक ही जीव के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बच्चों? बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडीकरण के द्वारा, विखंडन के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो शुक्राणु, वो गमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। जिसे आप गमीट फॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं? जिसमें एग और स्पर्म और एग दोनों ही, शुक्राणु और अंडे दोनों ही एक ही जीव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो स्पॉन्जेस क्या कहलाते हैं? इसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं? आप पोरीफेरा कहें या पोरीफेरा में पाए जाने वाले स्पॉन्जेस कहें, दोनों का मतलब सेम हुआ। स्पॉन्जेस में भी अलग अलग तरीके के स्पॉन्जेस होते हैं। जब ये सब के बारे में विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप जूलॉजी लेते हैं तो जाकर के बीएससी में, इसमें आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा 11th क्लास में, केवल इंट्रोडक्शन। और उसके बाद इसके बारे में एक एक चैप्टर विस्तार में पढ़ाया जाएगा। वो और हायर क्लासेस में जाके आपको इसके बारे में और विस्तार से, इसका पूरा कैनाल सिस्टम पढ़ाया जाएगा, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, वो सब आपका और हायर क्लासेस में। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों इसमें इंटरनल। और डेवलपमेंट इसमें कैसा होता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, हैव मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज पे,
डेवलपमेंट यानी कि इसके अंदर विकास जो होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। विकास जो होता है वो इसमें इनडायरेक्ट होता है। इसमें निषेचन जो है वो आंतरिक होता है और जो परिवर्धन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। जिसमें जो वयस्क होता है, जो एडल्ट होता है, उससे अलग शेप की जो लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वल स्टेज पाई जाती है। हैव मार्फोलॉजिकली, मार्फोलॉजिकली मतलब दिखाई पड़ने में, हैव मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज इसमें पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है आपका स्पॉन्जेस का साइकन, साइकन के नाम से भी स्काइफा जिसे कह सकते हैं हम, स्पॉन्जिला जो आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। और एक आता है यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, इसका डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करेंगे और पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे हम। ये आपका स्पॉन्जेस का एग्जांपल में एक तो है आपका साइकन, तो इसका डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से। पहले ब्लैक से बना लेते हैं हम। अब इसमें रिप्रोडक्शन खंडी भवन के द्वारा भी होता है, यानी कि अगर टुकड़े में भी टूट जाए तो इससे भी एक नया जीव तैयार हो जाता है। ये हो गया आपका साइकन, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका साइकन। और उसके बाद अगर हम बात करें स्पॉन्जिला की, जो आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और एक है आपका यू स्पॉन्जिया। तो यू स्पॉन्जिया का भी डायग्राम थोड़ा आसान है, स्पॉन्जिला में थोड़ा सा जो आउटग्रोथ है ये बहुत ज्यादा है। स्पॉन्जिला का डायग्राम आप बनाएंगे तो स्पॉन्जिला है आपका, स्पॉन्जिला में एक बेस होता है, बेस होता है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसको कलरफुल कर लेंगे आप अपने हिसाब से, इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे ब्राउन कलर भर देंगे, उसमें ऊपर आप चाहेंगे तो पिंक कलर भर देंगे, या कलर्ड पेन से ही आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसा है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका यू स्पॉन्जिया। बच्चों आज की क्लास में एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के आधार पे किस तरह से कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, उन फाइलम्स का नाम आपको याद करना है, और पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पॉइंट वाइज नोट कर लेना है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए तीनों एग्जाम्पल्स के, जिसमें से 2 एग्जाम्पल्स के डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाए। एक और एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिला, उसके भी डायग्राम आप बना के प्रैक्टिस करेंगे। कलर्ड पेन से डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बनाने की, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।